दोस्तों, पूरी दुनिया ने 27 जनवरी को भारत की वो ताकत देखी जिसने अमेरिका तक को हिलाकर रख दिया है। भारत ने ईयू के साथ मिलकर उस पर हस्ताक्षर कर दिए जो 22 साल से हर दूसरा प्रधानमंत्री करने की सोच रहा था। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह रही जो नरेंद्र मोदी ने उस पर साइन करके यह बता दिया कि अब भारत झुकता नहीं है, भारत के सामने पूरी दुनिया झुकती है। ईयू को भारत की जरूरत थी या भारत को ईयू की जरूरत, और साथ ही इस डील से किसे कितना फायदा मिलने वाला है, पूरी दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है, इसे ही समझेंगे। आज हमारे साथ दीपक बोहरा सर एक बार फिर से जुड़े हुए हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं और पूरी दुनिया के जियो पॉलिटिक्स पर सर से ज्यादा नॉलेज यकीन मानिए किसी के पास हो नहीं सकती। इतना एक्सपीरियंस है भाई, 75 साल की उम्र है। और दीपक सर बहुत बहुत एक साल बढ़ाइए मत। बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया है। अभी जो आपने प्रश्न पूछा है इंडिया ईयू के साथ, जिसको ईयू की वो उनका नाम मैं कभी याद नहीं रखता, उर्सुला वंडरलैंड कहता हूं उनको। तो उन्होंने बोला था कि कुछ लोग कहते हैं मदर ऑफ ऑल डीज। अब सच्चाई मैं आपको बयान करता क्या हुआ। 22 साल से हम इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं, मैं भी इन्वॉल्व था इसके अंदर। हमने 2004 में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया था यूरोपियन यूनियन के साथ, जिसके अंतर्गत हर साल हमारी वो होती थी एनुअल समिट। समिट का मतलब होता था कि हमारी तरफ से कोई मंत्री वहां जाता था या उनका कोई यहाँ आता था और फिर हम बातचीत करते थे। मुझे याद है पोर्चुगल हम गए थे, मैं भी था उस समय। तो वहां पे उनका सबसे जूनियर जो डिप्लोमेट था वो आया, हमारे मंत्री से मिला, 5 मिनट में निपटा के बोला अच्छा चला भाग जाइए यहाँ से। कहने का ये मतलब है कि उस टाइम पे इतना घमंड था यूरोप में कि भारत जैसा फिफ्थ वर्ल्ड कंट्री किसी काम का नहीं है। हम इनके ऊपर दया खा के तो इनके साथ ये मीटिंग्स कर रहे हैं। अब देखिए स्थिति कैसे बदली है, और इस स्थिति बदलने के दो मेन कारण हैं। एक तो भारत की उभरती हुई मिलिट्री ताकत। ऑपरेशन सिंदूर में हमने जब ठोका था तो वो सब समझ गए कि चीनी माल जो दे रखा है या फिर अमेरिकी माल जो है उसमें कोई खास दम नहीं है। और अगर यूरोप को कभी मौका पड़े, कहते रहते हैं कि रूस हम पर हमला करेगा, तो जो अमेरिकन इक्विपमेंट उनके पास है वो किसी काम का नहीं। ये पहली चीज ये थी। दूसरा, उन्होंने देखा कि भारत की आर्थिक ताकत बढ़ रही है। सारी दुनिया भारत के साथ डील्स करना चाहती है। न्यूजीलैंड ने अभी किया था, इंग्लैंड ने अभी किया, ऑस्ट्रेलिया ने भी किया है, ओमान ने भी अभी किया। तो ये सोच रहे थे कि हम कहीं पीछे ना रह जाए, ये भागे हुए आए। अब क्या है कि यूरोप की फाइनेंशियल हालत बड़ी खराब है, मिलिट्री ताकत उससे भी ज्यादा खराब है, लेकिन घमंड अभी थोड़ा बाकी है, उसको तोड़ना है। ये काया कलास है जिनको मैं, उनकी तो काया काया कलास, ये एस्टोनिया के छोटा सा हिस्सा होता था सोवियत संघ का, लेकिन अपने आप को बड़ा खुदा समझता है। तो वो जो है हेड है यूरोपियन यूनियन की कॉमन सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी की, वो भी आई थी दिल्ली। और वो डेप्यूटी प्रेसिडेंट है ऑफ द यूरोपियन कमीशन, जिसमें वो उर्सुला वंडरलैंड जो है वो मैडम जर्मनी की, वो वहां पर अध्यक्ष है। तो इन्होंने सितंबर 2025 में कहा था कि भारत बिल्कुल बेकार का देश है, उसको यूरोपियन वैल्यूज समझ नहीं आती, हमारी वैल्यूज अडॉप्ट करे। उसको डेमोक्रेसी समझ नहीं आती, वो रूस से तेल खरीद रहा है जबकि हमको खतरा है। रूस के साथ उसने जॉइंट एक्सेस मिलिट्री एक्सरसाइजेस किए हैं। तो मैं तो चाहती हूँ कि भारत को, मैं हम लोग कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी लगाएंगे। इसका मतलब हम कुछ उनको गाजर देंगे जैसे छोटे बच्चे होते हैं स्कूल में, या फिर अगर मेरी बात नहीं मानेंगे तो पिछवाड़े पे एक बैत मारेंगे। तो हमने कहा कि ये तो जो कैरेट एंड स्टिक, इसकी ओरिजिन होती है गधे से, कि भाई गधे के सामने गाजर खाओ तो आगे जाएगा, नहीं जाएगा तो उसको लठ मारो। तो तुमने हमें गधा समझ, गधे आप लोग हैं। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मेरे लोगों ने बताया तो है, मुझे मालूम है क्या हुआ। इसको बहुत झाड़ पड़ी कि ये तू क्या कर बैठी है जब हम डील डिस्कस कर रहे हैं। तो फिर डेवोस में ये गई, आने की कोशिश की थी इसने पहले भारत समझाने के लिए, तो हमने कहा कि अभी हम बिजी हैं। फिर डेवोस में बोलती है भारत तो भगवान है, ईयू तो मर जाएगा भारत के बिना, भारत को पूरी जो भारत के साथ दोस्ती करना तो अनिवार्य है हमारी सर्वाइवल के लिए। ये मैडम काया की काया पलट हो गई वहां पर। अब आई यहाँ पर, हमने उसका स्वागत किया, हमने कहा भाई हम लोग तो इस तरह की चीजों में हम ऐसा बदला नहीं लेते किसी ने। कहा ठीक है, आ गई है तो आ गई है। तो अब जो है बताना चाहता था ये कि यूरोपियन यूनियन में अब उनको समझ आ रहा है कि उनको भारत की बहुत जरूरत है। क्यों? अमेरिका से तो उनके संबंध बड़े खराब है। अभी वो स्कॉट बेसेंट जो है वहां का फाइनेंस सेक्रेटरी, उसने कहा यूरोप को शर्म आनी चाहिए, उन्होंने भारत के साथ एक समझौता कर लिया है जब हम बात कर रहे थे। यानी यूरोप तू नंबर 2 है, पहले मुझे करने दे उसके बाद तू आयु।
ये सीधा संदेश उन्होंने यूरोप को दिया है। दूसरा, वो जानते हैं कि चीन उनसे बहुत खफा है और वो उनके सामान को वहां आने नहीं देगा। तीसरा, रूस के साथ उन्होंने पंगा ले लिया है, जबकि यूक्रेन ना यूरोपियन यूनियन का मेंबर है ना नेटो का। और ये अपने हाथ जो उनका असला है वो देते जाते थे, यूक्रेन को पिट रहे थे। और वो बेगिंस्की, वो बेवकूफ जो यूक्रेन का राष्ट्रपति है, उसको बोला, अरे यार तू तो नेपोलियन का बाप है, तू तो हिटलर से ज्यादा होशियार है, तू तो भगवान के बराबर का है। तो वो मैं बहुत बड़ा जनरल हूँ, मार खा खा के 90% अपने देश को बर्बाद कर दिया। और अब अमरीकी उसको कहते हैं भाग जाए यहाँ से। अब यूरोप भी उसको कह रहा है भाग जाए, हमारे पास और कोई टाइम नहीं है तेरे लिए। तो ये चीजें जब आप देखते हैं, यूरोप समझ गया है कि वो अकेला पड़ गया है दुनिया में। 27 देश जरूर है, लेकिन उनकी जो आपस में ट्रेड है वही रहेगी और कुछ नहीं होगा। अगर उनको एक बड़ा मार्केट चाहिए जिसके पास क्षमता है, वो भारत है। एक चीज और, बड़ी बड़ी बातें ये करते हैं कि हमारा ये सामान बेचेगा, ये सामान क्या बेचेंगे? अपनी महंगी गाड़ियां बेचेंगे, पता नहीं कितने लोग खरीदेंगे। अपनी शराब बेचेंगे हमारे पास, पता नहीं कितने लोग उनकी शराब को पिएंगे। तो हमारे अपने लोग यहाँ बहुत अच्छी वाइन वगैरह बनाते हैं। तो ये जो आत्मनिर्भर भारत है, ये एक तरह से इनके लिए एक चुनौती भी है। और अभी चाहते हैं, जैसे पीएम साहब ने कहा था, कि को प्रोडक्शन करिए डिफेंस एरिया में। उन्होंने डिफेंस एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी हमारे साथ किया है। 8 देशों के साथ पहले किया था, तो हमारे साथ भी किया है। साउथ कोरिया और जापान के साथ है, हम तीसरा देश है एशिया में जिनके साथ किया है। और उसके बहुत क्लॉजेज हैं, जब कोई पढ़ेगा उनका, ध्यान से एनालिसिस करेगा। पीएम साहब ने ये साफ कह दिया कि भाई अब हम उस हालत में नहीं है कि आपकी दुकान में जाए बोले भाई ये भी दे, जैसे बनिए की दुकान नहीं होती, ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे ना। भारत में आके बना को प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी चाहिए। अब ये भागेंगे क्योंकि इनमें से 3-4 देश हैं, जापान, फ्रांस है, जर्मनी है, स्वीडन है, इंग्लैंड है। इंग्लैंड तो खैर यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। ये 3 देश जो हैं ये डिफेंस इक्विपमेंट बनाते हैं, काफी तगड़ी है। जर्मनी में भी जर्मनी, फ्रांस और स्वीडन वो हवाई जहाज वगैरह बनाते हैं। बेल्जियम भी कुछ राइफल फाइबल बनाता है। तो ये 4-5 देश हैं जो डिफेंस इक्विपमेंट बना, अभी आपस में भिड़ेंगे कि मैं पहले जा रहा हूँ, मैं पहले। हमें कहा आइए, खुशामदी, जिसने पहले आना आइए, टेक्नोलॉजी लाइए, इन्वेस्टमेंट करिए, को प्रोडक्शन हम करेंगे। ये हम लोग जीत गए हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। दूसरा, फिर यूरोप की चॉकलेट सस्ती हो जाएंगी, बिस्किट सस्ते हो जाएंगे। यार क्या बकवास करते हैं आप लोग। मैंने सुना था, कुछ टीवी पे लोग कह रहे थे सस्ती हो जाएंगी तो क्या होगा, भारत के बिस्किट बनाने वाले मर जाएंगे क्या? क्या बातें करते हैं। ये बड़ा प्राइस सेंसिटिव है, क्वालिटी सेंसिटिव मार्केट है हमारा। अब भारत के उपभोक्ता को बेवकूफ मत समझिएगा। कितने यूरोपियन और अमेरिकन कंपनी यहाँ कार बनाने आई थी, टिके नहीं, दुकान बंद करके चले गए। तो बहुत से लोग यहाँ आते हैं, सोचते हैं कि अरे ये भारत को तो गंद बेच दें तो कोई बात नहीं। अब गंद खरीदने वाला ये इंडिया नहीं है, ये भारत है। ये बड़ा सोच समझ के करता है। तो अब ये जो डील हुई है यूरोप के साथ, मेरा मानना है कि आप जो फिगर्स, आंकड़े आप जो मर्जी दीजिए, अभी 140 अरब का ट्रेड है, फिर 200 हो जाएगा, फिर 250 हो जाएगा, ये सब हवा में बातें हैं। हमको असली चीज देखनी पड़ेगी, क्या ये लोग सीरियस है। आपने ड्यूटी तो जीरो कर दी है 99% इंडियन गुड्स पे, और $4 बिलियन का फर्क होता है जो टैक्सेस में। उनके टैक्सेस जो भारत में देते, हमारे टैक्सेस वो यहाँ देते थे, और उनके टैक्सेस जो हम वहां देते हैं, 4 बिलियन, $4 अरब का उसमें कम हो जाएगा। लेकिन अभी हमको उनकी नीयत देखनी है, क्योंकि एक होता है कि आपने टैरिफ लगा दी, जैसे मैकडोनल्ड ट्रम्प करता है, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। दूसरा होता है आप नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा। देखो जी, आपकी पैकेजिंग हरे कागज में है, इसको ब्लू में होना चाहिए, हमारा यूरोपियन स्टैंडर्ड ये है, वो सब बकवास करते हैं। कोई यूरोपियन स्टैंडर्ड वैंडर्ड नहीं है। जब आपस में इनको समझौता करना होता है तो तुरंत कर लेते हैं। तो मेरा मानना है कि ये समझ गए हैं कि आखिरी फ्रंटियर, लास्ट फ्रंटियर भारत है, उसको नाराज मत करो। और हो सकता है जी, बड़ी बड़ी बातें करते हैं ब्रसल्स में बैठ के, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यूरोपियन यूनियन का तो वहां पर हेडक्वार्टर्स है, मैं तो गया हुआ बेटा, मैंने देखा 27 लोग वो थे, हम, मैं जूनियर डिप्लोमेट अकेला। अब क्या है, हम अकेले यहाँ बैठे हैं, वो 27 के 27 मेरे पास हाथ जोड़ के आते हैं। पहले तो बड़ा घमंड था इन लोगों में, अरे भारत ये नहीं बना पाएगा, ऐसा नहीं कर पाएगा, वैसा नहीं। क्यों? अब लाइन पे आ गए हो। जब आपने देखा है हमारी फाइनेंशियल ताकत, हमारी मिलिट्री ताकत, हमारी कूटनीति कितनी कामयाब हुई है, अब उनको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। लेकिन अभी भी टाइम लगेगा ये घमंड जाने में। हमें क्या फायदा इमीडिएटली होगा? मोबिलिटी का फायदा होगा, हमारे लोग वहां जाएंगे। यूरोप को बहुत फायदा होगा इंडियन ह्यूमन रिसोर्स। बेटा, उनकी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। यूरोप की मीडियन एज, पश्चिम यूरोप की 44 साल है, मेरी 29 साल है। वो बूढ़े कहाँ फैक्ट्रियां चलाएंगे? उनको जरूरत है यंग ट्रेन्ड पीपल की। भारत के अतिरिक्त और कौन? चीनियों को घुसने नहीं देंगे, इस्लाम से वो नफरत करते हैं,
हमारे पास ही आएंगे कि भेजिए भेजिए स्ट्रक्चर्ड में। एक ये बड़ा अच्छा होगा, स्किल्ड प्रोफेशनल्स। लोग कहते हैं हमारे स्टूडेंट्स भी जाएंगे, आसान हो जाएगा। स्टूडेंट्स के तो वैसे ही आसान है, उनकी यूनिवर्सिटीज के पास पैसे नहीं है, तो जो हमारे स्टूडेंट्स वहां जाके पैसे देते हैं, जैसे कनाडा में करते थे, तो वो उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। प्रोफेशनल जरूर जाएंगे, डॉक्टर जाएंगे, इंजीनियर जाएंगे, अगर जाना चाहते हैं। ये जरूरी नहीं है। आज के भारत में भी उनके जो इनकम है प्रोफेशनल्स की, वो काफी अच्छी है। कुछ जाएंगे, कुछ नहीं जाएंगे। तो एक ये चीज बड़ी अच्छी हो जाएगी। वीजा जहां तक उसका सवाल है, बेटा आपने मुझे पता नहीं कभी यूरोप के लिए वीजा किसी देश के लिए अप्लाई किया है कि नहीं। वो तो पूछेंगे अपनी इनकम टैक्स इतनी दे दी, आपके दादा का नाम था, दादा के परदादा का नाम क्या था, परदादा के पड़ोसी का नाम क्या था, उसका मैरिज सर्टिफिकेट लाओ, ये ला। बकवास करते हैं, टोटल बकवास, नॉनसेंस, तंग करने के लिए। तो अभी जो है, हो सकता है थोड़ा आसान कर दे, मेरे को कोई खास उम्मीद नहीं है, अब जल्दी होगा। फाइनली ये जो अग्रीमेंट साइन हुआ है बेटा, वो साइन नहीं हुआ, सिर्फ एक कागज साइन किया है कि भाई हमारी जो डिस्कशन थी वो खत्म हो गई है। अग्रीमेंट तो तब साइन होगा जब दोनों तरफ की लीगल एक्सपर्ट्स, वकील उसको देखेंगे सही है सही नहीं है। ये 6 8 10 महीने इसमें लगेंगे। उसके बाद यूरोपियन पार्लियामेंट, जो स्ट्रासबुर्ग फ्रांस में बैठता है, उसको अप्रूव करना है। उसके बाद जो 27 देश हैं उनके नेशनल पार्लियामेंट अप्रूव करें, इस समय 4 5 साल लग जाएंगे। और यूरोपियन यूनियन कंसेंसस पे ऑपरेट करता है। अगर किसी देश ने कह दिया कि हम अप्रूव नहीं करते, तब साउथ अमेरिका के साथ एक डील की थी, मेरकोसुर ब्लॉक के साथ, बड़े खुश हो गए, ये हो गया वो हो गया। मेरा ख्याल कोई एमपी यूरोपियन पार्लियामेंट का, मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, ले गया कचहरी में, यूरोपियन कोर्ट में, ठप हो गया सब कुछ। अब ये भी हो सकता है कि अमेरिका तो नाराज है, अब खुश नहीं है इस डील के साथ, हो सकता है ट्रंप अपने किसी चमचे हंगरी को या पोलैंड को या रोमानिया को बोलेगा ब्लॉक करो, ब्लॉक हो जाएगी। बट आई थिंक दैट जो मोमेंटम इस समय गैदर हुआ है वो बड़ा तगड़ा है। अब यूरोप में इतने, हम लोग तो बड़े खुश होते हैं ना, हम आपके साथ भी बात कर रहे हैं इस डील के, हमारे लिए महत्व रखता है 27 देशों के साथ एक डील, जिसको मम्मी ऑफ ऑल डील्स कहते हैं, डैडी नहीं कहते, मम्मी ऑफ ऑल डील्स। तो ये है कि यूरोप में इतनी की खास नहीं है, फुदकते इतना नहीं है। तो हम तो बहुत बातें करते हैं, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा ना। यूरोपियन एक्सपर्ट्स, मैं तो रहा हूँ उस एरिया में, वो सिर्फ देखते हैं कि फायदा क्या होगा ट्रेड का, और नहीं होगा हम नहीं करेंगे। और ये स्ट्रेटेजिक और गुडविल ये सब कुछ नहीं होता। तो मुझे कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि इसके साथ तो अब यूरोप की जो लॉयल्टी है, वफादारी है भारत को की तरफ, वो तो बढ़ जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल, इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर आपको वफादारी चाहिए तो बाजार से कुत्ता खरीद लाइए, वो वफादारी देगा आपको। देश एक दूसरे को वफादारी नहीं देते। सो ऑल इन ऑल, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, मैं इसको 7 नंबर पे रखूंगा। मुझे बड़ी खुशी है ये डील हुई है कि मार्केट यूरोप का खुल रहा है, लेकिन अभी मैं भागड़ा करने को तैयार नहीं हूँ। पहले मुझे देखना पड़ेगा कितना समय उनके वकील, हो सकता है सर अभी तक तो डिस्कशन खत्म हो गए, 22 साल लगे डिस्कशन में, अभी तक हो सकता है कि उनके वकील कोई कह दें ये ठीक नहीं है ये ठीक, फिर वो हमारे पास वापस आएगा, फिर और 2 साल लग जाएंगे। तो ये चीजें हैं देखने लायक। सर लेकिन जिस चीज अच्छा, को हमें खुशी है, 22 हमें खुशी है, लेकिन हम लोग बिल्कुल बेकाबू जो है सड़क पर नाच नहीं रहे हैं, बेसिकली ये हाँ, कहने का मतलब। बट इट्स अ वेरी गुड डील, हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। सर लेकिन जो चीज 22 साल में कोई नहीं कर पाया, उसे मोदी जी ने आकर कैसे संभव कर दिखाया। बहुत 22 आसान मिनट है। में वो डील पूरी तरीके से क्लियर कर दी। और सर इसमें एक बात और, क्योंकि यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट बोल रही हैं कि भारत ग्लोबल पॉलिटिक्स में टॉप पर पहुंचा, तो मोदी ने तो पहुंचाया ना। ये सब कैसे संभव हो गया सर, जैसे मैं कभी ये बता देता हूँ, यूरोपियन यूनियन भाव तक नहीं देता था, आज वो कह रहा है ग्लोबल पॉलिटिक्स में नंबर वो 1 पर है कहेंगे कि मोदी जी और भारत। भारत की प्रॉस्पेरिटी यूरोप के लिए बहुत जरूरी है, दुनिया के लिए बहुत जरूरी है, ये चीजें कहने वाली बड़ी अच्छी लगती हैं, तो हम ताली बजा देते हैं। लेकिन मेन चीज ये है कि मोदी साहब के आने के बाद भारत सरकार ने जो अपनी छवि बनाई है पूरी दुनिया में, सब लोग कहते हैं ग्लोबल साउथ जिसमें 125 देश हैं, आप उनके लीडर हैं। समिट्स हम करते हैं, मीटिंग करते हैं। अभी अगले 2 दिन में अरब देशों के विदेश मंत्री जो हैं वो भारत आएंगे। अरब में क्या कहते हैं, लीग ऑफ अरब स्टेट्स, 22 मेंबर्स हैं उसके, जो एक भाषा बोलते हैं अरबी। हम एक देश है, हम 22 ऑफिशियल भाषाएं बोलते हैं भारत। तो ये पीएम साहब ने किया है क्योंकि बड़ी अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी रही है, डराने के लिए नहीं, अग्रेसिव, सबके साथ दो, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसके तरम उस तरह से हम आगे बढ़े हैं। तो ये यूरोप समझ गया, अगर
यूक्रेन रूस में मध्यस्थता करवानी थी किसी से तो भारत को बोले, इजराइल और हमास के बीच में बातचीत करनी थी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, भारत को बोलते, आपस में नहीं जाते क्योंकि कोई इन पे भरोसा नहीं करता है, हम पे भरोसा कर। ये सब मोदी साहब ने किया, द राइट मैन इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम विद द राइट आइडियाज। अगर आप ना करते, आप बैठ जाते कि मैं पहले अब डोमेस्टिक इश्यूज देखूंगा ना, डोमेस्टिक के साथ साथ वो अपनी इंटरनेशनल छवि भी भारत की बता, भाई दुनिया की हम चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं, मेरा मानना है हम तीसरे नंबर पर पहुंच गए, जर्मनी से आगे निकल गए हैं। चलिए तीसरा है तो चौथा है मान लीजिएगा, आपने कहा है। फिर हमारी जो मिलिट्री ताकत है दुनिया में नंबर 3 पे हम पहुंच गए, और जो हमारी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है वो दुनिया में हम नंबर 1 है। सब लोग जानते हैं कि भारत ने, कुछ लोग तो कहते थे कभी होगा नहीं ये डील, अब कहते हैं इंडिया हैज अचीव्ड द इम्पॉसिबल। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे कहा कि इंडिया हैज अचीव्ड व्हाट इज इम्पॉसिबल। भारत जब कुछ ठान लेता है करने के लिए तो हो जाता है। फिर मोदी साहब की पर्सनल रिलेशंस इन लीडर्स के साथ, दुनिया भर के साथ इतने अच्छे हैं। देखिए वो जो यूक्रेन वाला क्या नाम है उसका, बेगिंस्की नहीं, मैं उसका नाम भूल जाता हूँ, जो बेग करता रहता है हर जगह, क्या जेलेंस्की ऐसा ही कुछ नाम है, हाँ, वो भी भारत आना चाहता है। मैकरोनी फ्रांस वाला, नाम बुढ़ा हो गया, वो भी आना चाहता है। और वो स्टारबक्स जो ब्रिटेन वाला है वो कहता है मैं भी आऊंगा। जर्मनी वाला अभी होके गया है, जिसको जापान वाला कहता है मैं भी आना चाहता हूँ। जिसको देखो यार वो आना चाहता है भारत। क्यों भाई, यहाँ पे क्या छोले कुलचे बड़े अच्छे बनते हैं यहाँ पर? मार्केट है आपका बेटा, मार्केट। मेरे मित्र हैं अमेरिका के राष्ट्रपति होते थे, मैं प्यार से उनको बिल्लू भाई क्लिंटन कहता हूँ। तो बिल्लू भाई ने एक बार 90s में किसी ने उनसे, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, किसी ने उनसे पूछा था कि सर आपके लिए वोट क्यों करें, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो उसने क्लासिक जवाब दिया था, बेवकूफ आर्थिक व्यवस्था, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। जब देश की आर्थिक व्यवस्था तगड़ी होती है सब उसके पीछे दौड़ते हैं। अमेरिका का आज जो लोग उसके सामने झुक रहे हैं, क्यों झुक रहे हैं सर? अमेरिका अपनी, अगर मान लीजिए कोई देश कहता कि मैं नहीं आपके सामने आके हाथ नहीं जोड़ूंगा, अमेरिका क्या करेगा? अपनी मिलिट्री भेजेगा वहां पे आक्रमण करने के लिए। वो अमेरिका की आर्थिक ताकत के सामने झुकते हैं। और भारत की उभरती हुई, इतना मैं बता देता हूँ, भारत की उभरती हुई आर्थिक ताकत के सामने यूरोप झुक गया है सर, भारत नहीं झुका। और सर अब दुनिया भर के जो बड़े-बड़े अखबार कह रहे हैं उसकी मैं एक आध हेडलाइन आपको बता देता हूं। जैसे ब्लूमबर्ग लिख रहा है कि मोदी जी और यूएई मिलके ट्रंप को करारा जवाब दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स 100%। कह रहा है कि ऐसे समय डील जब अमेरिका भरोसेमंद पार्टनर नहीं रह गया है। तो क्या ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका है? मेरा नहीं ख्याल बहुत बड़ा, वो हमारे साथ डील कर लेगा, लेकिन उसके ऊपर हाँ। प्रेशर ये है कि भारत सबके पास जा रहा है, मेरे साथ नहीं आ रहा। और उसका कहना क्या है कि मोदी साहब ने मुझे फोन नहीं किया, मुझे खुश नहीं किया। अभी तो कौन होता है तू, कौन से बाजार में नाचता है कि तेरे को खुश करें पैसे देकर? बेवकूफ आदमी है। बट रियलिटी ये है सर, उसके पास ताकत बहुत, आर्थिक ताकत बहुत है। और ये डील हमारे और अमेरिका के 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगी, आप देखेंगे इसको। मैं हाँ। नॉर्मली क्या कहते हैं भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन सारे आसार यही हैं, हो जाएगी। और फिर ठीक है, आपने 2-4 चीजें कम नहीं, ड्यूटी कम करनी है, हम कर देंगे। आप हमारे प्रोडक्ट्स को आने दीजिए। वैसे भी आपने टैरिफ लगाए, लेकिन फिर भी हमारे एक्सपोर्ट अमेरिका को बढ़ रहे हैं। तो ये चीजें हैं बड़ी मजेदार। भारत बहुत रेजिलिएंट इकोनॉमी हो चुका है अब। भारत जो है बहुत देर तक इंपोर्ट डिपेंडेंट था कि दुनिया से चीजें आती थी। आत्मनिर्भर के बाद हम एक्सपोर्ट पावर हाउस भी बन रहे हैं। हम बनाएंगे, हम बेचेंगे। अगर हम आत्मनिर्भर हर चीज में हो जाए पूरी तरह, फिर हम दुनिया से कुछ खरीदेंगे नहीं। सो दिस इज व्हाट दे अंडरस्टैंड कि अगर मुझे भारत को बेचना है, मैं अभी घुस जाता हूँ भारत में। को प्रोडक्शन, जॉइंट प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, ये चीज ऐसा ये इस डील के कारण बहुत सी 6000 यूरोपियन कंपनी तो यहाँ पहले ही काम कर रही हैं। ढेर सारी कंपनियां और आएंगी भारत में काम करने, ये फायदा। फिर अमेरिकन लोगों ने अमेरिकन कंपनीज में जाके डोनाल्ड ट्रंप को बोला होगा, टाइगर ये तू क्या कर रहा है, तू इतना बड़ा मार्केट खो रहा है, तेरी बिकॉज तू तेरा घमंड है। तो ट्रंप भी शायद समझ गया कि ऐसा यार मुझे नहीं करना चाहिए, अब वो लाइन पे आ जाएगा। तो सर अब वैसे तो आप भविष्यवाणी नहीं करते हैं, लेकिन जब हमने लास्ट टू लास्ट लाइव में चर्चा की थी रिकॉर्डिंग में, बातचीत के दौरान, तो आपने कहा था कि आप बेटा ग्रीनलैंड नहीं, सारी चीजें छोड़ दीजिए, ईरान देखिएगा। और 24 घंटे के अंदर, मुझे बहुत अच्छे से याद है, 24 घंटे के अंदर वो खबर आ गई जब ईरान के अंदर आगे जलने लगी। खैर सर, ट्रंप को लेकर आप कह रहे हैं कि एक बड़ी डील होने वाली है, भारत उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन लगातार जो दुनिया भर से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं, ये जो डील्स हो रही हैं, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? मोदी जी चाहते क्या है, अगर आप वो बता सके, भारत चाहता क्या है? मैं बताता हूँ। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है टैरिफ्स, जो आप टैक्स लगाते हैं, कस्टम्स ड्यूटी वो जीरो हो जाती है। लेकिन दूसरे बैरियर्स है, क्वालिटी है, एनवायरनमेंट है, ये है वो है।
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में पहले तो ये होता है कि आदान प्रदान आसान हो जाता है, दूसरा उन देशों से इन्वेस्टमेंट आता है, वो बड़ा आसान हो जाता है, तीसरा हम ये चाहते हैं कि क्षमा कीजिए, तीसरा हम चाहते हैं कि जो भारत में बने हुए प्रोडक्ट्स हैं वो दुनिया भर में जाएं। देखिए, अब मुझे याद है जब मैं छोटा था तो अपने फादर के साथ कभी-कभी दुकान में किसी में कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने, ये वो खरीदने में जाता था, तो मेरे फादर उस समय दुकानदार से कहते, भाई कोई अच्छा रेडियो देना, जापानी माल मत देना। मैं बात कर रहा हूँ 50s की, तो जापानी माल तो सोचते थे बड़ी बेकार की चीज है, आज तो जापानी टॉप पे है दुनिया में। और फिर जो मेरा मानना है, आप भी पता करिए अपने पेरेंट्स से, पिछले 20 साल में मैंने कुछ नहीं खरीदा, ना इलेक्ट्रॉनिक्स, ना मैंने मोबाइल फोन खरीदा है, ना मैंने कार खरीदी है मेड इन यूरोप। यूरोपियन ब्रांड्स आए हैं, लेकिन बने होते हैं चाइना में। तो ये भी एक सच्चाई है यूरोप की कि उसकी इंडस्ट्रियां खोखली हो चुकी हैं। अब वो चाहते हैं उन्हें रिवाइव करें, अमेरिका भी यही चाहता है रिवाइव करें, और भारत लेबर फोर्स चाहता है। तो भारत को ये मिलेगा, मोबिलिटी मिलती है, हमारे लोग बाहर जाएंगे, उनकी आर्थिक व्यवस्था और मजबूत होगी, देश फिर हम पे भरोसा करने लगते हैं, हमारे द्विपक्षीय संबंध बड़े अच्छे होते हैं। जब एक फ्री ट्रेड डील हो जाती है, हम सोचते हैं कि शायद अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हमारी मुखालफत नहीं करेगा, वो सच नहीं है, वो भी हमें अपोज करेंगे, हम भी उनको अपोज करते हैं। तो हम इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स को अलग रखते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए यूरोप कुछ कहता है, पाकिस्तान को बड़ी मदद कर रहा है इस समय, ठीक है, कर रहे हैं, वो आपका है। हम ये नहीं कह रहे कि डील हम तब करेंगे जब पाकिस्तान से बात करना, आतंकिस्तान से बात करना बंद कर, नहीं, हम ईच चीज को इंडिपेंडेंटली देखते हैं, वो हमारी ताकत है। तो मेरा जो मानना है कि कुछ दिनों में अमेरिका के साथ हमारी डील हो जाएगी। आसियान के साथ हमने डील की थी कुछ साल पहले, लेकिन हमें लगा बाद में कि कोई खास फायदा नहीं हो, आसियान को ज्यादा फायदा हो रहा था, वो अपनी सामान हमको बेच रहे थे, और चीनी लोग जो है बड़े बदमाश हैं। अगर हमारी फ्री ट्रेड डील होगी यूरोप के साथ, वो यूरोप में पूंजी निवेश करके वहां सामान बनाएंगे और हमें बेचेंगे, ताकि वो फ्री आ जाए। वो हम नहीं होने देंगे, अब हम बड़े सतर्क हैं, बड़े होशियार हैं, तो उसको हम नहीं आने देंगे। तो ये चीजें हैं बेटा जो हम बड़े ध्यान से देखते हैं, और हमारा ये मानना है कि ये जो डील हुई है, या जितनी हमारी डील्स अभी और भी आएंगी, जितनी डील्स हैं, सबसे पहले हम देश का फायदा देखते हैं, उसके बाद फिर जो करना है हम करेंगे। सर, अब सिर्फ डील ही नहीं हुई, बल्कि जो दो बड़े नेता आए, जिनके कहीं ना कहीं वो 27 देशों को एक तरीके से सर्वे सर्वा है, उन हंड्रेड देशों में परसेंट सबसे, हाँ, उन देशों में सबसे पहले आप मुझे ये सर जानना है कि उनमें से भारत के लिए कौन से सबसे महत्वपूर्ण देश हैं, जो बड़े देश हैं, जिनके साथ भारत आगे बढ़ना चाहता है। फ्रांस है, जर्मनी है, इंग्लैंड तो मेंबर नहीं है यूरोपियन यूनियन का, वो छोड़ गया था, कहता है ब्रसल्स वाले बैठ के सारा मेरे भविष्य का फैसला करते हैं, ये क्या बात है? मुझे किसी से कोई बात करनी है, मैं कहता हूँ मैं ये डील कर रहा हूँ उस देश के साथ, कहते नहीं कर सकता, यूरोपियन यूनियन को करनी पड़ेगी। तो वो तो छोड़ के चला गया, गलती की नहीं की बाद में पता लगेगा। लेकिन फ्रांस है, जर्मनी है, स्वीडन है, ये देश पूंजी निवेश भारत में करने की क्षमता रखते हैं। इनके पास कुछ चीजें हैं जो हम चाहते हैं, टेक्नोलॉजी है, मेन एरियाज यूरोपियन यूनियन के साथ आने वाले समय में होंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात होगी, 6G पे बात होगी, और ये ड्रोन शोन जो चलते हैं इनके ऊपर बात होगी। अभी आप लोगों ने हमारी नेवल हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च किया है, वो तो इतना पहलवान है, 20 टन उसका वजन है, और वो 1000 किलोमीटर की दूरी से किसी भी युद्ध पोत को, जो वॉरशिप्स होती हैं, उड़ा सकता है। पाकिस्तानियों की तो नींद हराम हो गई। अब वो चाइना से कह रहे हैं कि भाई तू हमको दे, चाइना कहता है मेरे पास भी नहीं है, मैं भी डरा हूं, ये क्या निकाल दिया भारत ने। तो ये चीजें हैं, यूरोप भी ये देख रहा है। ये नहीं मैं कह रहा कि रातों रात सब सब कुछ खुल खुल जाएगा, लेकिन रास्ता जो था वो बंद था, वो खोल दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, ये बिल्कुल सही है। और बड़ी मीठी तरह से उन्होंने बात की, बड़ी तारीफ की, बोला कि अब देखिए बहुत अच्छी डील हुई है, और आगे चल के हम देखेंगे। यूरोप जो कहता था कि भारत, अरे क्या इसको यार जो मर्जी भेजे, को पत्थर भी बेच दो तो ये बड़े खुश हो जाएंगे, उसने कहा, अब वो मिस वंडरलैंड कहती है कि भारत की प्रॉस्पेरिटी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है, ये समझ गए। चीन की अब बात नहीं करते, चीन ने तमाचा जो मार दिया इनको, और चीनी तो है ही बेईमान, वो भरोसेमंद नहीं है। बट इंडिया से सब, फिर से मैं कहता हूँ, इस्लामिक वर्कर्स इनको नहीं चाहिए, चाइनीज इनको नहीं चाहिए, इनको हाँ। भारतीय चाहिए सर। जापान भी हमारे वर्कर्स ले रहा है, जर्मनी भी ले रहा है, कुछ और देशों के साथ हमारी बातचीत चल रही है। सो वो जमाना अब चला गया है सर। अब इंडियन वर्कफोर्स हाईली क्वालिफाइड, आप जैसे बेटे भारत के हैं, हाईली क्वालिफाइड, वेरी इंटेलिजेंट, डेडिकेटेड, लॉयल, बेईमान नहीं है, वो उनको पसंद है सर। तो मेरा मानना है कि ये जो जो यूरोप के साथ जो बड़े बड़े देश हैं, छोटे छोटे भी देश हैं, जो हमसे सामान खरीदना चाहते हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं होगी।
We'll give सर them को what they want. लेकिन कीमत आप देख लीजिएगा, फिर ज्यादा आपको फुदकने की जरूरत नहीं है। हाँ, सर कूटनीति और राजनीति में जेस्चर का भी बहुत ज्यादा मतलब होता है और 26 जनवरी के दिन जब दो नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर की वो जो झलक दिख रही थी जिसमें मरकज सुभान अल्लाह को टारगेट किया हुआ दिखाया जा रहा था कि कैसे इस मस्जिद को या फिर इसके अंदर से जो आतंकी पाले जा रहे थे उसे उड़ा दिया गया, उसे बहुत अच्छी तरीके से नरेंद्र मोदी दोनों ही नेताओं को समझा रहे थे, तो शायद और भी वैसे किया जितनी होगा। डिफेंस इक्विपमेंट दिखा रहे थे, वो मिस वंडरलैंड पूछ रही थी उनसे, सर ये क्या, ये कैसे काम करता है? वो तो हैरान हो गए, मुझे जो वहां लोग मौजूद थे, मैं कहीं और व्यस्त था किसी और काम में, तो उन्होंने बताया कि वो तो हैरान हो गए थे यूरोपियंस, आप ये भी बनाते हैं, ये भी है, ये भी है, ये कौन से देश का है? बोले सर टाइगर ये हमारा है, ये हम बनाते हैं। मार्चिंग देख के हैरान, मैंने देखा भाई, मैंने इनके फ्रांस में भी देखा है, जर्मनी में देखा, इंग्लैंड में भी देखा, जब इनके नेशनल डे जो होता है, इनकी फौज को मार्च वार्च करना नहीं आता, कोई सिर को खुजला रहा है, किसी का कोट फटा हुआ है, किसी के जूते फटे हुए हैं, इनके बस का नहीं है। हाँ, जो डिसिप्लिन हमारी फौज में इन लोगों ने देख लिया है, इसीलिए वो भारत के साथ और अपने संबंध मजबूत करना चाह, हाँ, वो कहते हैं हमारा जानी दुश्मन रूस है, हमें कहा आपका है, हमारा नहीं है। चाणक्य ने कहा था कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है, उसने ये नहीं कहा था कि मेरे दोस्त का दुश्मन मेरा भी दुश्मन हो। क्यों भाई? अगर आपको समस्या है रूस के साथ, मुझे तो कोई नहीं है, आपने जो करना करिए, मैं वो करूंगा जो मुझे करना है। तो ये चीजें हैं बेटा, सच्चाई इस बात में है कि अब भारत जो है बहुत आगे निकल चुका है, और सब लोगों को मैं आपके पॉडकास्ट के जरिए बताना चाहता हूं कि ये डील जो हुई है, इससे भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि और बढ़ेगी। अब बाकी जो थोड़े बहुत देश बचे हैं, कनाडा भी उनमें से, वो भी आ रहा है, कनेडियन, वो क्या नाम है उसका, कार्नी मार्नी जो भी उसका नाम है, वो, हाँ, वो भी आना चाहता है। इससे पहले तो वो बेवकूफ था डस्टबिन, तो वो तो कहता था कनाडा तो सुपर पावर है, अब ये कहता है हम मिडिल पावर है, इसके बाद जो आएगा कहेगा हम लिटिल पावर है। वो समझ गया है कि तेरे बिना भी दुनिया चलेगी टाइगर, कोई उसमें नहीं रखा है, दुनिया दौड़ रही है आगे की तरफ। तो जो फंसा हुआ है, ये 100 साल पहले मैं ये था, 200 साल, अरे बैठा रहा यार तू, 200 साल पहले चला जा। बट इस शताब्दी में, 21वीं शताब्दी बेटा, ये मैं गर्व के साथ कह रहा हूँ, दिस इज द सेंचुरी ऑफ इंडिया। ये भारत की शताब्दी है और सारी दुनिया भारत को देख रही है। जो हमारा भला चाहते हैं वो खुश हैं, जो भला नहीं चाहते वो छाती पीट रहे हैं, कहें हाय ओ रब्बा, हाय ओ रब्बा, हाय ओ रब्बा, ये क्या होगा? देखते जाइए क्या होता है। अब तो चीन भी बड़ी बातें कर रहा है। हाँ, हाँ। सर मुझे ये जानना है, जब पूरी दुनिया ट्रंप के आगे गाये बगाहे झुक जाती है, तो क्या हम ये मानकर चलें कि नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे नेता हैं जो ट्रंप के सामने अपना 56 इंची सीना लेकर खड़े हुए हैं कि भैया अब तो झुकना तो आपको ही छत्तीसगढ़ पड़ेगा, और पूरी दुनिया को नरेंद्र मोदी ट्रंप सेंट्रिक या फिर अमेरिका सेंट्रिक से हटाकर एक साथ लाने की कोशिश में सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं। नो क्वेश्चन अबाउट इट, सारे दुनिया वाले तो उनकी सराहना करते हैं। हाँ है दुश्मन, एक वो जिहादिस्तान है और एक चीनिस्तान है, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कभी गाली देते हैं, कभी प्यार करते हैं, वो सब बेकार की चीजें। नो क्वेश्चन, देखिए मॉर्निंग कंसल्ट एक अमेरिकन कंसल्टेंसी है, वो पिछले 3-4 साल से सर्वे करते हैं दुनिया का सबसे लोकप्रिय लीडर कौन है। वो हमारी कंपनी नहीं है, अमेरिका की कंपनी है, अरब डॉलर की उसकी वैल्यू है। पिछले 3 साल से हर सप्ताह जब वो लिस्ट पब्लिश करते हैं, आप देख लीजिएगा, मॉर्निंग कंसल्ट दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता, एक व्यक्ति को बार बार चुनते हैं, उसका नाम है नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। तो सारी दुनिया मानती है। मैं जब अमेरिका में से आ रहा था पिछली बार, तो उसने पूछा भाई कहाँ से हैं, जो सिक्योरिटी वाला था, जो प्लेन में चढ़ने वाला था, तो मैंने कहा कि मैं भारत का राजदूत। ओ मिस्टर मूडी, मैंने कहा मूडी नहीं है भाई, उसका नाम मोदी है। तो लोग सही उसका नाम अमेरिकन है ही, बेवकूफ नहीं मालूम है। लेकिन भारत के लिए ना गुडविल बहुत है, और ये जो ट्रंप ने शुरू कर दिया था, ये अमेरिका के लोग उससे सहमत नहीं है। जब वो भारत के साथ गाली गलौज करता था, उसका एक ट्रेड एडवाइजर है पीटर पिजारो, या ऐसे कि मैं पीटर पगारो, आप पागल हो जाओ, ऐसा कुछ गधा है, वो भी बड़ी गालियां देता था भारत को। फिर वो उनका जो डिफेंस वाला है वो भी कुछ कुछ कहता था, फिर ये स्पुटनिक पुटनिक जो होमलैंड वाला है वो भी कुछ कहता था। लेकिन हमने कभी गाली का जवाब गाली से नहीं दिया, लेकिन उसकी मर्जी है, जो वो कहता है करने दो। इसीलिए वो लोग हम पे भरोसा करते हैं कि इंडिया डज नॉट रिटेलिएट, वी डू नॉट मीट अब्यूज विद अब्यूज, वी मीट अब्यूज विद साइलेंस। करना जो करो, हमें क्या फर्क पड़ा, गाली दोगे जबान आपकी खराब होगी, मेरी खराब नहीं होती है।
और इधर तो सुनने में ये आ रहा है कि सर इधर तो मोदी जी डील कर रहे थे और उधर ट्रंप डर गए। उन्होंने बाकायदा 10% टैरिफ भी हटा दिया है यूरोप के कंट्रीज पर, जिस तरीके से वो खौफ बैठा जा रहा है उनके मन में। वो लेकिन यूरोप को एक कह रहे थे अभी मत करिए, पहले मुझे कर लेने दीजिए, मैं दबाव हाँ, डालूंगा बाहर। यूरोप ने कहा देखो तेरा कोई भरोसा, आज तो राष्ट्रपति है, कल नहीं होगा, फिर हम भारत के साथ अपने संबंध क्यों खराब करें? वो भी तो बिगड़ गए हैं ना उस पे। हाँ, तो ये चीजें इस समय हो रही हैं। अमेरिका फिर भी मैं कहूंगा बेटा, भले ही अकेला पड़ रहा है दुनिया में, ट्रम्प साहब जो भी हैं वो हैं, लेकिन अमेरिका की अभी इकोनॉमिक ताकत बहुत है, तो उसका हमें हम्म। उसका अंदाजा होना चाहिए, और हम उनको नाराज नहीं करना चाहते। और हमारे कितने सारे तो लोग वहां पे हैं, क्या कहते हैं, 60-70 लाख भारतीय मूल के लोग वहां बसे हुए हैं। वो भी एक बहुत पावरफुल फैक्टर है। सर अब क्योंकि मोदी जी की चर्चा बहुत होती है, लेकिन जो चर्चा थोड़ी कम तर आप आकी जाती है वो है उनके बाद एस जयशंकर की। और एस जयशंकर के बाद एक नाम और, सर आप मेरी इस बात से सहमत होंगे, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल के बिना ये 100%। सब संभव नहीं था। एक टाइम पर पीयूष गोयल को डिमीट किया जा रहा था कि रेलवे छीन लिया और ऐसा मंत्रालय दिया गया दुनिया भर में, लेकिन आज एस जयशंकर और पीयूष गोयल की ताकत अगर आप बता पाए कि कैसे इन दोनों नेताओं ने पूरी दुनिया के अंदर ये भारत और का अजीत दबदबा डोभाल, बढ़ाया है। अजीत डोभाल जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, 82 साल की शायद उनकी उम्र है, मे ही लिव लॉन्ग, मेरी उम्र उनको लग जाए, वो बड़े होशियार लोग हैं। डॉक्टर एस जयशंकर सीधा जवाब देते हैं, पहले हम खामोश हो जाते थे, यार वो कुछ बोल रहा है यार, जवाब मत दो। मिसाल के तौर पर बताता हूँ, जब मैं आप कहीं राजदूत था आपका, तो वहां से जो वहां के राष्ट्रपति आ रहे थे, वो दलाई लामा से मिलना चाहते थे। मैं शायद उपराष्ट्रपति था, बहुत काफी साल हो गए। तो हमने कहा नहीं सर मत मिलिए, चीन नाराज हो जाएगा। आज कोई आता है, हम कहते हैं यार दलाई लामा से नहीं मिलेगा, जा मिल के आओ उससे। तो अब ये भारत की ताकत, तो चीन शुरू में कहा नहीं मत मिलना, मैं ये कर दूंगा वो कर, उन्होंने कहा कर जो करना है तुम्हें। अब कहता है अच्छा मैं पता क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मिलना है तो मिल लो। तो ये चीजें हैं जो आपने सही कहा है कि डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत की कूटनीति को नए लेवल पे वो ले गए हैं। वो सीधा सीधा जवाब देते हैं। उनकी मशहूर एक कहावत है जो सब लोग आजकल कहते हैं, यूरोप समझता है कि यूरोप की समस्याएं दुनिया की समस्याएं हैं और दुनिया की समस्या यूरोप की समस्या नहीं है, कि आप दुनिया का हिस्सा नहीं है, कि चंद्रमा पे रहते हैं। और दूसरा, पीयूष गोयल साहब जो बात करते हैं चुपचाप से, और ये डील जो हुई है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो मेरे दोस्तों ने बोले इन्होंने अदा की थी। कहाँ पे हम फंसे हुए थे, फिर हम इनके पास गए कि सर ये क्या करें, बोले कोई बात नहीं, स्वीकार कर लीजिए, हम निपट लेंगे, लेकिन बदले में ये ले लीजिए। वो भी हमको मिल गया। ऐसा होता है, ये बहुत बहुत ही होशियार। सर मैं आपको बताऊं एक चीज, इस प्राइम मिनिस्टर, इसकी कैबिनेट में जितने भी लोग हैं, आउटस्टैंडिंग। आपका रेलवे वाला देखिए, ही इज ब्रिलियंट। दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन आने वाली है जून जुलाई, उसकी भी ब्रीफिंग दी थी ये जो दो महारथी आए थे। और कोस्टा तो आपको पता है ना, वो उसका दादा गोवा में जन्म हुआ था उसका, ये जो ओके। एंटोनियो कोस्टा आया था। और हाँ, इसको हाँ। लिस्बन में, क्योंकि इसने वहां लिस्बन में बहुत ये क्राइम बहुत होता था, इसको जब ये मेयर था बन के, इसको गांधी ऑफ लिस्बन कहते हैं। और ये हर बार जाता है गोवा अपने मारगांव में, इसके रिश्तेदार हैं वहां पर, इसके पास ओसीआई कार्ड है, इसको वीजा की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि इसके दादा भारतीय नागरिक थे। तो ये हाँ, अच्छी चीज है, दुनिया भर में लोग देख रहे हैं कि किस तरह से भारत अपने मेहमानों से पेश आता है, डांटता किसी को नहीं है। हाँ, कोई हमको जैसे ये बताया ना, ये काया मैडम ने जो गाली वाली हमको दी थी, लेकिन हमने बड़े संयम के, हमने कहा बड़े खुश हैं आप आई हैं मैडम, स्वागत है आपका। और वो भी ये समझ गई है कि जो गाली मैंने दी थी मुझे नहीं कहना चाहिए था। ये थोड़े, हम्म। हम चाणक्य की संतान है, इनके बाप को हम कूटनीति सिखा देंगे, इनको क्या पता है क्या होता है कूटनीति। बिल्कुल सर, जिस तरीके से पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर अब एक एक ध्रुव, अब अमेरिका या फिर यूरोप नहीं, एक ध्रुव जो बनता जा रहा है वो भारत बनता जा रहा है। और बन गया नरेंद्र है। मोदी साबित करके दिखा रहे हैं कि कैसे भैया अगर आपको घूमना है तो आप भारत के बिना पूरी दुनिया में नहीं घूम पाएंगे, आपको सेंट्रिक दुनिया इंडिया नहीं को लेकर। घूमेगी भारत की बिना, दुनिया नहीं घूमेगी, पृथ्वी नहीं घूमेगी, उसकी जरूरत है हमारी। 140 करोड़ लोगों की ताकत बहुत होती है बेटा, आप जैसे नौजवानों की ताकत बहुत है। यही तो पीएम साहब की शक्ति का स्रोत है, आ यूथ, हमारी जवानी। ये जवानी है दीवानी, रुक मेरी रानी देख जरा पीछे मुड़ के, हमारी जवानी पीछे मुड़ के नहीं देखती, आगे देखती है। आप जैसे लोग। मैं तो 74 साल का हो गया, मेरा समय हो रहा है जाने का, लेकिन ये हमेशा मैं कहता हूं मत कि बोलिए, आप ऐसा मत अगर बोलिए। मुझसे भगवान ने मुझे पूछा क्या चाहता, बोलूंगा कि भाई फिर से भारत का राजदूत बना, भारत में मेरा जन्म करा, और फिर से नरेंद्र मोदी जैसे किसी व्यक्ति के साथ काम करने का मौका मुझको मिला। आई एडमायर द मैन टोटली। हम्म। यही बात है बेटा।
बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने बातें बताई हैं, बहुत सारी बातें। एक बात ऐड ऑन करने के साथ ही से फिनिश करेंगे क्योंकि आपको भी एयरपोर्ट निकलना है। जिस तरीके से मुझे एक बड़ी बात निकल कर आती है कि मोदी जी बहुत अच्छी से वो गुजराती है ना, तो उन्हें अच्छे से व्यापार को समझना और आता है कि हमें उनके भैया DNA में, राफेल और हाँ। उनके खून में है व्यापार। हाँ, तो ये अच्छे से समझते हैं कि भारत वैसे तो टेक्नोलॉजी में है, लेकिन दुनिया के बड़े-बड़े देशों से ऐसा क्या हम उठा सकते हैं, जिसे सीखा जाए और फिर भारत में उसे बना दिया जाए। चाहे फ्रांस के राफेल की टेक्नोलॉजी हो या फिर क्योंकि सर बिना आपके पास ये जो हथियार वाला ये जो ये शक्ति है ना, इसके बिना सुपर पावर नहीं बन पाएंगे। तो पूरी अब दुनिया मुझे में भारत के हथियार एक्सपोर्ट हो जहां चाहिए, उस दिशा 100 में से कदम। हुँ, 100 से ज्यादा देश हमारे हथियार खरीद रहे हैं। हाँ। 70% जो हम हथियार इस्तेमाल करते हैं हमारी फौजें, वो भारत में बनी हुई है। 100 से ज्यादा देश। अब मैं एक चीज आपको ये भी बता देता हूँ, रूसी हमारे मित्र हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि एम्बेसडर, ये जो S-300 400 जो भी उनकी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, बोले कि हमने आपको दिए थे ना। मैंने कहा हाँ, आप लोगों ने दिए थे। तो कहता जो आपने मिसाइल्स बनाई है तो इनसे कहीं अच्छी है। देख लीजिए ये भारतीयों का दिमाग है। आपने जो भेजा, हमने बेईमानी नहीं की। हमने देख हाँ। लिया कैसे काम करता है, फिर आपने जो टेक्नोलॉजी दी, उस टेक्नोलॉजी को हमने आगे बढ़ाया है। ये बेटा हमारे साइंटिस्ट, इंजीनियर, ये टॉप के लोग हैं। इनसे पंगा लेना आसान नहीं है। यही तो आर्यभट्ट का देश है सर। यहाँ पे तो और भारत तो वैसे भी जुगाड़ तो हर घर में बसा पड़ा है कि आप हल्का सा हिंट दे दीजिए, राई का पहाड़ बनाना भारत को बहुत अच्छे से आता है कि किस तरीके से सही कहा, कैसे उस बहुत चीज को। अच्छी बात कही है आपने। और हाँ। एक चीज है कि आज भारत में मजबूती और एकता भी है। वो ऑपोजिशन पार्टीज को भूल जाइए, क्योंकि हमेशा मैं सब भारतवासियों को आपके चैनल के जरिए कहना चाहता हूँ कि ये देश प्रेम की जो भावना है, देश की सिक्योरिटी की भावना है, देश की इज्जत की जो इज्जत आप करते हैं, देश को आगे ले जाना चाहते हैं, ये याद रखिए। कभी देश के साथ, जिसको हम माँ कहते हैं, गद्दारी मत करिए, क्योंकि कहावत है ना, किला हमेशा अंदर से खुलता है। ऐसा मत हम्म। करिएगा। वेनेजुएला में आपने देख लिया क्या हुआ था। उनके जहाज उड़ नहीं पाए थे, उनके एयर डिफेंस सिस्टम ठप कर दिए थे कंप्यूटर करके। ईरान के साथ भी है। आप देखते जाइए भी क्या होता है। बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक है सर, ओके थैंक बेटा, यू बड़ा सो अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी थैंक यू सो मच, मच और फिर सर, जल्दी एक बार फिर मुलाकात। आपने समय दिया और अगले किसी मसले पर फिर आपका समय जरूर चाहेंगे, फिर हम बात चर्चा कीजिए। करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच थैंक सर यू। फॉर ज्वाइनिंग अस। वंदे मातरम, जय बहुत हिंद, बहुत भारत धन्यवाद माता बेटा, की जय। खुश रहो, खुश रहो। थैंक यू। तो दोस्तों, यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की जो डील हुई है, वो सिर्फ एक डील नहीं है, बल्कि भारत और पीएम मोदी उसमें अमृत तलाश रहे हैं। भले ही इस डील को जमीन पर आने में कुछ समय लग जाए, लेकिन मोदी ने यह दिखा दिया है कि आज हाँ, अगर पूरी दुनिया में ग्लोबल पावर कोई है तो वो भारत और नरेंद्र मोदी ही है। आज सेंटर कोई है तो वो अमेरिका या चीन या रूस नहीं है, बल्कि भारत आ गया है और इसी के इर्द गिर्द ही पूरी दुनिया घूमती हुई नजर आ रही है। यूरोपियन यूनियन के बाद अब ट्रंप को भी झुकना पड़ेगा। ट्रंप भी मोदी के साथ जल्द ही वो डील करने वाले हैं। ये आपने दीपक सर को सुना। ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों। जो सर ने अंदर की बात बताई है कि कैसे 22 साल वाली जो डील है, तब यूरोपियन यूनियन भारत को लेकर क्या कहा करता था और आज कैसे पूरा सेंटिमेंट बदल गया। वही यूरोपियन यूनियन आज सिर झुकाकर खड़ा है और कह रहा है कि भारत सबसे मजबूत देश है, भारत सबसे बड़ी मार्केट है। ये उन्होंने समझाया। आपको ये चर्चा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत की ताकत पर कमेंट में जरूर लिखना। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अगर ये चर्चा पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप क्यूआर कोड के जरिए से हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। देश की बात में एक नए मेहमान के साथ फिर मुलाकात होगी, एक नए विषय पर चर्चा होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।